चैप्टर नंबर 1, दो बैलों की कथा। इसे लिखा था प्रेमचंद जी ने। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानें। सन 1880 में बनारस के लम्हई गांव में हुआ था इनका जन्म, और इनका नाम जो था वो एग्जैक्ट था धनपत राय। प्रेमचंद जी का जो बचपन था बहुत अभाव में बीता था। शिक्षा बीए तक कर पाए थे। उसके बाद शिक्षा विभाग में नौकरी तो लगी, परंतु असहयोग आंदोलन में इतने अधिक सक्रिय हो गए, सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया और लेखन के कार्य में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार की मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल, गबन, गोदान, कर्मभूमि। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद निबंध बहुत अच्छे लिखते थे। इसके अलावा जो उनकी कहानियों का विषय हुआ करता था, जो उनके साहित्य का विषय होता था, वो साहित्य परिवर्तन को सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब समाज को बदलने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने का। उन्होंने जिस भी गांव को, शहर को जिस परिवेश में देखा, उसी की अभिव्यक्ति कर डाली। जो कथा साहित्य मिलती है किसानों और मजदूरों की जो दुर्दशा थी उस वक्त, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीन आंदोलन आदि में जो विशेष लोग थे या जो विशेष रचनाओं का मूल विषय होता, वही लेते। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक था। उनमें से मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली थी। बड़ी से बड़ी बात को वे बहुत सरल भाषा में कह देते थे। इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपकी इस कहानी में कि दोनों मूक प्राणी या दोनों मूक होते हुए भी दो बैलों की कथा में उन्होंने ये कर दिखाया। तो जाने हम आज के फर्स्ट चैप्टर, दो बैलों की कथा। कहानी का नाम आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच क्या बेवकूफ होता है, या उसके सीधेपन या उसकी सहिष्णुता या उसकी सहानुभूति के कारण उस बेचारे को यह पदवी दी जाती है? इसका निश्चय तो नहीं किया जा सकता। अर्थात ये कहने का मतलब है, लेखक कहता है, यदि हम किसी आदमी को बेवकूफ ना कहें, उसे गधा कह दें, तो उसका जो आंसर है वो यही होगा कि वो पागल है या गधा है। उसने बताया जैसे गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय यानी बच्चा जिसने पैदा किया हो, ब्याई हुई गाय तो अनैसा ही अचानक ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, परंतु गधे को तो कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, न सुना। चाहे गरीब को कितना मार लो, सड़ी हुई घास दे दो, खराब घास दे दो, उसके चेहरे पर कोई असंतोष का भाव दिखाई नहीं देता। सुख दुख के लाभ हानि किसी भी दिशा में बदलते उसे कभी नहीं देखा जा सकता। कहा जाता है कि वैश्व में एक बार कुलेल कर लेता है, पर हमने उसे कभी खुश नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं उसको उस पदवी तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी कल्पना इस प्रकार आप कर सकते हो कि इसी प्रकार विदेशों में भी हमारे देश के लोग गधे के समान चुपचाप सहना सीखते हैं, रहते हैं। यदि वे अन्याय का विरोध करते भी हैं तो वो क्या कहलाते हैं? असभ्य। जापान में एक प्रमुख विजय प्राप्त की थी, वे संसार की सभी जातियों में से सबसे श्रेष्ठ गिने जाने लगा और बाकी सब अश्रेष्ठ या छोटे। लेखक संसार के लिए उपयुक्त है। भारतवासियों की अमेरिका में क्या दुर्दशा हुई? क्यों अमेरिका में घुसना नहीं दिया था? क्योंकि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे अपने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम होते हैं। अरे ये तो भारतीय हैं, गधे के समान है, गधे की तरह इन्हें काम करा दो। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी गधे के, अगर सच में हमारे देश के लोग भी हर चीज का
वे भी ईंट का जब अगर अगर पत्थर से देखना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल मैंने आपको दी ही है अभी। लेकिन अब देखिए, हम यहाँ पर गधे को हमने कल्पना की कि बेवकूफ़ है, लेकिन एक चीज़ और उन्होंने यहाँ पर लेखक ने बताया कि लेखक ने बैल को गधे का छोटा भाई बताया, लेकिन गधे का भी एक और छोटा भाई है, उससे थोड़ा ही कम गधा है, अर्थात बैल, जिसे हम गधे का प्रयोग नहीं करते, उससे मिलते जुलते अर्थ में कर देते हैं, जिसका अर्थ होता है बछिया का ताऊ। ठीक है, यानी गधे का छोटा भाई। यही कारण है कि बछिए के ताऊ का शब्द करते हैं। फिर भी बैल गधे के विपरीत है, कभी कभी वह भी अड़ियल बन जाता है, इसलिए गधे से थोड़ा सा नीचे है। अब हमारे पास आया हमारा चैप्टर झूरी कच्छी जाति के दोनों। कच्छी जाति एक जाति का नाम है, झूरी उस जाति से बिलोंग करता था, संबंध रखता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में बहुत सुंदर, काम में बहुत चौकस, डील में ऊंचे, और बहुत दिन साथ साथ रहने से, दोनों साथ रहते थे तो बहुत ज्यादा भाईचारा हो गया था। भाईचारा हो गया था तो जब आपस में एक दूसरे की बातें समझने लगे। अब आप ये कहोगे बातें, हाँ जी, जानवर भी मूक भाषा में अपना विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे की मन की बातों को समझ सकते हैं। हम ये समझ मन की बातें कैसे समझ जाते हैं हम तो नहीं कह सकते, लेकिन अवश्य ऐसी गुप्त शक्ति भगवान ने शायद उन्हें दी होगी, जिसके कारण वे एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य यानी अर्थात हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर और कभी कभी सींग मिलाकर अपने आप को एक दूसरे से मित्रता के भाव को दर्शाते थे। कभी कभी आपस की दोस्ती में घोल धप्पा होने लगता है, यानी लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन इसके बिना भी तो जो हमारी दोस्ती है फुसफुसी और कुछ हल्की सी रह जाती है। हम लोग भी इंसान होने के बाद भी जितना भी प्रेम रखते हो, यारी दोस्ती रखते हो, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक में ही आपस में लड़ने लगते हैं, और फिर भाईचारा दोस्ती के टूटने के डर से फिर एक दूसरे से माफी मांगते हुए, या हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे ऐसा कहकर उस दोस्ती को आगे चलाते हैं। इसी प्रकार जानवरों में है, इसके बिना तो दोस्ती क्या होती है, हल्की सी होती है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये बैल, दोनों बैल गाड़ी में जोते जाते, यानी हल हल के लिए जोते जाते, इसकी गाड़ी में जोते जाते, तो गर्दन हिला हिलाकर एक दूसरे पर यही चेष्टा करते कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर दोनों काम करते, संध्या के समय थकान मिटाने के लिए एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर खुश हो जाते। नाद, जैसे खाने का एक स्थान होता है जानवरों के लिए, वहां पर रखा जाता है, वहां पर खली भूसा जूरी जो था उनके लिए डाल दिया करता था, तो साथ दोनों ही उस नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही खाने से मुंह हटा लेते। ये नहीं कि एक खा रहा है दूसरा उसको हट के बैठा हुआ तो दूसरा भी उसके साथ साथ खाना छोड़ देता था वहीं पर। संयोग की बात है कि जूरी एक बार गोई गोई यानी गोई को ससुराल भेज दिया गया। बैलों का क्या मालूम था, एक बार ऐसे ही बैलों को क्या मालूम था कि क्यों भेजे जा रहे थे। समझे, जानवर है, इतना समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा शायद हमें मालिक ने भेज दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें कतई पसंद नहीं आया, उन्हें बुरा लगा। पता नहीं कौन है, क्यों अपने घर ले जा रहा है, पर जूरी के साले यानी ये व्यक्ति जो उनको ले जा रहा था उसका नाम गया था और वो जूरी का साला था। वो अपने सिर्फ काम के लिए उन्हें ले जा रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि हमें मालिक ने दूसरे के पास भेज दिया है। जब उनको ले जाने लगा, गया उनको अपने पास साथ ले जाने लगा, तो दांतों पसीना आ गया, यानी कि बहुत मुश्किल से ले जा पा रहा था। पीछे से हाँकता तो दोनों एक दूसरे के तरफ भागते, पगैया पकड़कर आगे खींचता, यानी कि उनकी गर्दन में जो डोरी बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है, उसे बोला जाता है। तो दोनों पीछे की तरफ जो लगाते, यानी पीछे की तरफ अपने आप को धकेलते, जिससे जो गया था वो उनके हाथ साथ खींचने लगता। मारते तो दोनों सिंग करके नीचे एक दूसरे को हुक्कार मारते, मीन्स के उसे जो उसको गया को डराने की कोशिश करते। अगर भगवान ने या ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती ना, तो सच में जूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाला जा रहा है, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी हो तो हमें और कह देते, हम और अच्छी मेहनत कर लेते, हमसे काम और लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में। कहता है कि अगर आप हमें कह देते, जूरी से अपने मन ही मन वो शिकायत कर रहे थे दोनों,
कि अगर ऐसा कहते तो शायद मैं हम दोनों तुम्हारी चाकरी में यानी तुम्हारी नौकरी में कोई कमी नहीं छोड़ते और अपनी जान भी हाजिर कर देते। कहते हमने तो कभी दाने पानी की भी शिकायत नहीं की, जो भी जूरी ने डाला वो हमने चुपचाप खा लिया, लेकिन कम से कम इस जालिम के हाथ तो क्यों भेज दिया। संध्या हुई, शाम हुई, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जैसे ही नाद में मुंह लगाया, फिर भी एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिससे अपना घर समझा था वही आज से छूट गया। ये उनके लिए नया घर था, नया गांव था, नए आदमी थे और बेगाने से लग रहे थे। जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं, तब भी हमें ऐसा ही महसूस होता है। और यहाँ पर दोनों बैल मनुष्य की बात ही उसको अपनेपन को छोड़ कर आ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनसे क्या गलती हो गई जो उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। बेचते नहीं तो शायद वो ही अपने अपना समझते। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कंफ्यूज से देखा, तिरछी नजर से देखा और लेट गई। जब गांव में सोता पड़ा, सोता मीन्स जब बहुत ज़्यादा नींद का अवसर होता है, यानी सुबह 4 बजे, उस वक्त ऐसी नींद होती है कि व्यक्ति रात भर का जगा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वह नहीं जग पाता। तो उन्होंने जोर लगाया और पगहे, पगहे का मतलब होता है जो उनका धागा, जो रस्सी उन्होंने बांध रखी थी, उनके गले से बांधा हुआ था, उनको तोड़ डाला। बहुत मजबूत थे, बहुत कस के उसको बांधा हुआ था दोनों बैलों को, लेकिन फिर भी उनको तोड़ा और तोड़ने के बाद सीधा अपने घर की तरफ भागने लगे। अनुमान नहीं था उन्हें, मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कोई बैल उन रस्सी को इतनी बड़ी इस प्रकार से तोड़ सकता था। उस समय इन दोनों में इतनी अधिक शक्ति आ गई थी कि एक ही झटके से उन्होंने अब रस्सी को जो बांध रखा था उसे तोड़ दिया। जैसे ही जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चखनी, चखनी का मतलब है जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर वो दोनों खड़े रहते थे या खड़े होते थे, वहां पर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा, गरवा जैसे रस्सी का टूटा हुआ हिस्सा लटका हुआ था। जो घुटने थे वो पाँव में कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रह में गुस्सा तो था, लेकिन प्यार भी जग लड़ रहा था। जैसे ही जूरी ने बैलों को देखा, स्नेह से गदगद हो उठा और दौड़कर उनके गले लगा लिया। उन्हें प्यार किया, उनका चुंबन किया। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव और घर के जो आसपास के बच्चे थे वो देखकर खुश हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। शायद गांव के इतिहास में ये पहली घटना होगी कि ऐसे जानवरों ने अपने आप को अपने मालिक के प्रति स्नेह को प्रदर्शित किया। बाल सभा यानी बच्चे जो सारे इकट्ठे हुए थे, उन दोनों ने ऐसे उन्हें उनके लिए तालियां बजाई जैसे कोई पशु वीर हो। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोखर और कोई भूसी यानी दाना पानी जो होता है भूसा बोलते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने कहा, इतनी दूर से देखो दोनों अकेले ही चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ऐसा लगता है किसी जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने की किसी का साहस नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं बोला अरे ये जानवर हैं, किसी ने ऐसा नहीं बोला। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा और जल उठी। उसे बहुत गुस्सा आया और बोली, नमक नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम ना कर किया और भाग खड़े हुए। जूरी जो अपने बैलों को अपने ही बच्चों की तरह समझता था, ये आक्षेप, ये आरोप, आक्षेप का मतलब आरोप सुन नहीं पाया। बोले, नमक हराम क्यों है भाई, दाना पानी नहीं दिया होगा तुम्हारे भाई ने तो क्या करते, भाग आए बेचारे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और सब तो पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। जूरी चिढ़ गया, चारा मिलता तो क्यों भागते। आपस में दोनों पति पत्नी लड़ने लगे। स्त्री चिड़ी और भागे, इसलिए होगे कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते ना होंगे। उसने कहा, इसलिए भागे होंगे कि तुम जो बुद्धुओं की तरह जानवरों को भी प्यार से अपने बच्चों की तरह रखते हो, है ना, इस वजह से। खिलाते हैं रगड़ कर, जोतते भी नहीं। खिलाते तो इन्हें खूब है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो दोनों को क्या करते हो, आराम से बिठा देते, कोई नहीं आज थक गए होंगे बैल, कल कर लेंगे। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली चोखर मिलता है। जूरी की जो पत्नी थी उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोलने लगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे मरे या जिए। वही हुआ। जो मजदूर था उस कड़ी यानी जो काम करने वाला था उसको एक हिदायत दी गई थी कि बैलों को सिर्फ खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका सा लगा, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, ना खाया जाए। लेकिन फिर भी आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे कि जूरी आएगा और उन्हें प्यार से सहला देगा, वही इनके लिए बहुत अच्छा कार्य है।
जूरी ने मजदूर से कहा, धीरे से कहा, मजदूर में मजदूर जो था, काम करने वाला, नौकर जिसे कहा जाता है। थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? धीरे से बोला, ताकि मालकिन सुन ना ले या उसकी पत्नी सुन ना ले। यहाँ पर उस मजदूर ने कहा, मालकिन तो मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। दोनों आपस में बात करने लगे। मजदूर बोला, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी बोलते हो। उन्होंने कहा, नहीं, जब वो सामने आएंगी तो तुम भी डर जाओगे, मैं क्या चीज हूँ। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आ गया, बैलों को लेकर चला। अब उसने दोनों को गाड़ी में जोता और फिर मोती ने गाड़ी को सड़क के एक खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संध्या के समय फिर जूरी ने उन्हें दो मजबूत रस्सियों से फिर दोबारा इस तरीके से बांधा कि इस बार वे तोड़ ना पाए उस बंधन को। अपने बैलों को खली दी। अब उसने गुस्से में आकर क्या किया, गया ने ना उनको खली दी, ना भूसा दिया, कुछ भी नहीं दिया, और वहीं पर खड़ा कर दिया। अब दोनों क्या करते, और एक छड़ी ली और जोर से मारना उन्हें शुरू कर दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी, जो उनका मालिक था, अन्नदाता था, आश्रयदाता था, उन्होंने कभी फूल की छड़ी से भी ना छूता था, मीन्स के कभी उनको डांटता भी नहीं था, प्यार से हमेशा से सहलाता था। और उसकी टिटकार पर, मतलब जब भी वो जोश से कुछ कहने लगता तो दोनों उड़ने लगते। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो मार पड़ रही है। आह सम्मान की तो बात व्यर्थ ही है, अब तो सूखा भूसा मिल रहा है। नाद की तरफ आंखों तक न उठाई थी, जहाँ पर खाने का सामान पड़ा हुआ था। नाद एक जगह का, आपको मैंने पहले ही बताया अभी इसी चैप्टर में। आंखें तक ना उठाई, उस तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन जब गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने जैसे ना पैर को उठाने की, पाँव उठाने की ना कसम खा ली। वो अड़ियल, जैसे कहा था ना, अड़ियल बैल हो गए, एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या पैर भी नहीं उठा सकते थे। मैं मारते मारते थक गया, मगर वो दोनों बैल, हीरा और मोती ने पाँव ना उठाया। अब क्या था, एक बार जब निर्दयी, अब क्या करने लगा कि जब जूरी के साले ने, गया ने जोर से एक डंडा हीरा की नाक पर जमा दिया, जोर से मारा, तो मोती जो था, थोड़ा गुस्से वाला था, वो गुस्से से बेकाबू हो गया और हल लेकर भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, डोर, सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया, इधर उधर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सी ना होती तो दोनों शायद पकड़ाई में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहना लगा, मोती से कहने लगा, भागना व्यर्थ है भाई। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। उसने कहा, नहीं नहीं, रहने दो यार, अब बहुत मार पड़ेगी। मोती ने इस प्रकार का आंसर दिया, तुम्हारी तो जान ले लेता अगर मैं ऐसा ना करता। वो कहने लगा, नहीं, अब अगर ऐसा किया ना तो हमें बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने कहा। मोती बोला, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ आया, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला, कहा था, कहो तो दिखा दूं। मोती गुस्से में था, उसे अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर बहुत घमंड था या भरोसा था। कहने लगा, कहो तो मैं दिखा दूं अपनी ताकत इस इंसान को, लाठी लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े रहो, मुझे मारेगा। उन्होंने कहा, अच्छा तुम ही खड़े रहना, अगर मुझे मारेगा ना तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, उसने कहा, हमारी जाति का एक धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर आया, कहता, हमारी जाति का धर्म नहीं है, क्योंकि हमें खाना देने वाला ही हमारा आश्रयदाता है, चाहे ये मालिक हो चाहे जूरी हमारा मालिक हो। मोती दिल में ऐंठ कर, मतलब गुस्से में कसमसा कर रह गया। गया आया और दोनों को पकड़कर ले चला। बस गनीमत थी कि उस वक्त उसने मार पिटाई नहीं की, नहीं तो सच में मोती पलटकर वार जरूर करता। उसके तेवर को देखा गया था और उसके सहयोग समझ गया था कि इस वक्त टाले जाना ही सही बात है। जूही के सारे ने सोचा, गया ने सोचा कि नहीं, इस वक्त तो बेकार है, अगर मैंने इसको मार दिया तो शायद कुछ ज्यादा बात बढ़ जाएगी। आज दोनों के सामने फिर वही भूख, जो सूखा भूसा लाया गया वही छोड़ दिया गया। दोनों ने चुपचाप खड़े रहे। घर के भोजन जो करने लगे, घर के लोग जब भोजन करने लगे, उस वक्त एक छोटी सी लड़की आई, दरवाजे से आई। दोनों रो, दो रोटियां निकाली अपने हाथ से और दोनों के मुंह में एक एक रोटी लेकर देकर चली गई। उस एक रोटी से क्या भूख तो शांत होती, मगर दोनों के हृदय को, दोनों कौन, हीरा और मोती, उनके हृदय को मानो भोजन सा मिल गया। भोजन किसका, प्यार का, इसके लिए वो तरस रहे थे।
यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी किसी अच्छे व्यक्ति का वास है। यहाँ भी कोई सहानुभूति रखता है जानवरों से। ये लड़की थी भैरू की, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है, ये बैल भी मेरी तरह ही अनाथ है। सामने से चित्र में आप देख सकते हो। दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अकड़ते, शाम को फिर थान पर बांध दिए जाते, फिर बालिका आती और 2 रोटी खिलाकर चल जाती। प्रेम के इस प्रसाद, यानी इस जो ये खाना खिलाती थी उसे, प्रेम के इस प्रसाद की इतनी बरकत हुई कि दोनों गाल सूखे भूसा खाकर भी दुर्बल ना होते। मतलब इतना गंदा खाना खाकर भी वो दुर्बल नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए। उनकी आंखों में रोम रोम में विद्रोह तो भरा हुआ था, गुस्सा तो भरा हुआ था, वो आजाद होना चाहते थे, लेकिन शरीर से कमजोर नहीं हुई। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब मुझसे नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहिए? एक आध को सींग से उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वो कहता है, फेंक तो दो, लेकिन जानते हो वे पारी लड़की, प्यारी सी लड़की जो हमें खाना खिलाती है, रोटी खिलाती है, वे लड़की इस घर की मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। अगर हमने किसको उठाकर फेंक दिया, भैरों को उठाकर फेंक दिया तो मालकिन को उठा के फेंक दो, वही तो लड़की को मारती है। उसने कहा ऐसा करते हैं कि जिस लड़की, ये लड़की जिससे को मतलब ये लड़की है जिसकी माँ इसको मारती है, उसको मालकिन को ही मार देता हूँ, उसी को उठा के फेंक देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा आपके पास एक लाइन दी, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। इस प्रकार का प्रश्न आपके इसमें भी आएगा, औरत जात पर, यानी ये एक तरह का एक मैसेज दिया था प्रेमचंद जी ने कि औरत जात पर हाथ उठाना या सींग चलाना का मतलब है, यहाँ पर जानवर ने अपनी भाषा में कहा, और वैसे ही व्यक्ति के लिए कहा गया कि हाथ उठाना मना है, ये असभ्य व्यक्ति या असभ्य लोगों की पहचान है। तुम तो किस तरह निकलने ही नहीं देते, कहते तुम तो पता नहीं हर बात में बहुत ज्यादा बातें बताने लगते हो, संस्कार झाड़ने लगते हो। बताओ, तुड़ा कर भाग निकले, कहते तोड़कर भाग निकले फिर। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, हीरा ने कहा, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। पहले इस रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर इस एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना जाती थी, लेकिन बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सासा घर का दरवाजा खुला, वह लड़की निकली, दोनों सर झुका के उसके हाथ को चाटने लगे। दोनों की पूछे खड़ी हो गई, माथे सहलाए बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाना, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए, यानी जब बैलों को अपने कंट्रोल में नहीं किया था कर रख जाता तो नाकों में निथन डाल देता है, नाक में रस्सी को डाल दिया जाता है, क्योंकि उसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है। उसने गरावा खोल दी, उसके गले के जो बंधन थे, रस्सी जो थी वो खोल दी और चुपचाप चली गई, वहां से खड़ी हो गई और दोनों चुपचाप तो खड़े हो गए। अब मोती ने अपनी भाषा में बोला, पूछा, अब चलते क्यों नहीं, क्यों खड़े हो? हीरा ने कहा, भाई चले तो जाएंगे, लेकिन ये सोच, कल जब ये पता चलेगा कि इस अनाथ ने हमारी मदद की है तो इस पर क्या आफत आएगी, सब इस पर संदेह करेंगे। ये देखो छोटी सी बात, तो छोटी सी बालिका समझ गई कि हीरा और मोती क्यों वहां से जाना नहीं चाहते थे। अगर वो चले जाते तो कहते भी ऐसे कैसे भाग गए। सहसा बालिका ये बात समझ गई थी और वो चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उनको इशारा करते हुए बोली, ताकि ये लगे कि वो भागने लगे हैं बैल, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। इस कहानी को हम इस कहानी के सेकंड पार्ट में आपको पूरा करके सुनाऊंगी, इसी आशा के साथ कि आज आपको अच्छी तरह ये आधा चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।